धन्यवाद। नमस्ते। इनोवेटिव नेशन में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लीम प्लोचमायर हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी मुख्य खबरें। एलर्जीज को अलविदा कहें। ये स्टार्टअप खाने में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले तत्व को जल्दी पहचान लेता है ताकि एक सामान्य भोजन मेडिकल इमरजेंसी ना बन जाए। ये सिलिकॉन वैली के बाहर की सिलिकॉन वैली बनने वाली थी, लेकिन इसके बजाय इजरायली पासपोर्ट में टेक्नोलॉजी के सपने को अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल दिया और समुदाय को वहां से जाना पड़ा। हम विवाद के केंद्र में मौजूद इजरायली उद्यमी से बात करते हैं और तैयार हो जाइए धमाल के लिए, क्योंकि चीन की पहली एआई फाइटिंग लीग में मानवाकार रोबोट मुक्के मार रहे हैं। दुनिया भर में अनुमानित 22 करोड़ लोग जो फूड एलर्जीज के साथ जी रहे हैं। जल्दी ग्रोसरी खरीदना भी उनके लिए जीवन मृत्यु का सवाल हो सकता है। एक नया एआई ऐप अब हर खरीदारी में अंदाजे का झंझट खत्म करने की उम्मीद कर रहा है। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ अलोन मेसन जुड़ चुके हैं। आप snackpro.ai के संस्थापक हैं। आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। आज की शुरुआत पिच से करें। एलिवेटर पिच के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। तो जब भी आप तैयार हो, आपका स्टार्टअप किस बारे में है? धन्यवाद लिंदा, यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है। स्नैक प्रो इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरी बेटी मेलिसा जानलेवा फूड एलर्जी से जूझती है और हर खाने के समय बहुत चिंता और तनाव रहता है। और खासकर जब हमें दुनिया भर में बहुत यात्रा करना पसंद है, जब हम उसे सुपरमार्केट से कुछ देना चाहें, अक्सर ये समझना मुश्किल होता है कि जो खास खाना हम खरीदना चाहते हैं उसमें ऐसा कोई एलर्जन है या नहीं जो उस पर असर कर सकता है। मैंने स्नैक प्रो बनाया, जो एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट या खाने, तैयार खाने या पैक्ड खाने की फोटो खींचते हैं और ये कुछ ही सेकंड में आपको बता देगा कि उसमें वो एलर्जेंस है या नहीं जो आपके प्रोफाइल में सेट किया गया है। जैसा आपने बताया, दुनिया भर में 220 मिलियन लोग फूड एलर्जी से पीड़ित हैं। अमेरिका में ये 10% आबादी है, करीब 33 मिलियन लोग। इसलिए ये ऐप लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है। क्या ये ऐप खास खान-पान की पसंदों के हिसाब से भी काम करता है? हाँ, तो ये सिर्फ फूड एलर्जीज को ट्रैक नहीं करता, बल्कि हम वही एआई तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने की दूसरी विशेषताओं की पहचान की जा सके जिन्हें लोग ट्रैक करना चाहते हैं। तो हम कोशर और हाई शुगर जैसी चीजों की भी पहचान करते हैं, ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स और अन्य न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स जिन्हें आप ट्रैक करना चाहेंगे, जैसे ग्लूटेन। हम 10 से ज्यादा अलग अलग प्रोफाइल ट्रैक करते हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अपनी पसंद का खाना खा सकें। तो आप कह रही हैं कि ये ऐप अन्य फूड ग्रुप्स भी ट्रैक कर सकता है। आप इस ऐप का भविष्य कैसा देखती है? क्या ये पर्सनल एआई न्यूट्रिशन असिस्टेंट बन सकता है? ये हो सकता है और यही हमारे लक्ष्यों का हिस्सा भी है। ये पहले से ही कैलोरी काउंटर की सुविधा देता है, जो बहुत से लोग हर भोजन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे अपने कैलोरी लक्ष्यों के अनुसार रह सकें। और हमने हाल ही में प्रेगनेंसी रिस्क प्रोफाइल भी जोड़ा है। तो गर्भवती महिलाएं जो हाई मर्करी वाली मछली या बिना पैस्चराइज किए हुए उत्पादों और कुछ अन्य हाई रिस्क फूड से बचना चाहती हैं, वे भी ऐप में मौजूद प्रेगनेंसी फीचर के जरिए ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आदर्श रूप से हमारा लक्ष्य यह है कि जो लोग जानलेवा फूड एलर्जी से पीड़ित हैं, वे ऐप का इस्तेमाल करके अपनी चिंता को कम कर सकें और हर खाने के समय जो पीटीएसडी उन्हें सच में होता है उसे भी कम किया जा सके। ये ऐप शानदार है और आपकी बेटी के लिए मददगार होगी। एलोन मेसन, टेक प्रो एआई के संस्थापक, साथ होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एआई लिख सकती है, कोड कर सकती है और चित्र बना सकती है, पर क्या ये कला भी बना सकती है? तेल अवीव में एक नई प्रदर्शनी इस सवाल को सामने ला रही है, जिसमें करीब 30 कलाकार रचनात्मकता को फिर से परिभाषित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे फ्रेंच चैनल की i24 न्यूज संवाददाता देबोरा बेनायून इसे देखने गई। ग्रैंड ओपनिंग इमर्सिव फैमिली प्रदर्शनी। हाँ, भविष्य। न्यूयॉर्क चलो। क्या हो अगर कला का भविष्य तकनीक के जरिए लिखा जा रहा हो? तेल अवीव के दिल में सफेद दीवारें नहीं, सिर्फ कई गतिशील स्क्रीन्स हैं। एक तल्लीन कर देने वाला माहौल जहां कला को सुना, देखा और छुआ जा सकता है और जहां ये प्रभावशाली संदेश देती है।
जब मुझसे विकल्पों पर एक प्रदर्शनी करने के लिए कहा गया। मेरा मानना है कि डिजिटल दुनिया में हमारे कई विकल्प हमारे पीछे निशान छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि हम डिजिटल कला और काम को किस तरह बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं जो जादू जैसा लगे, और हमारे जैसे बड़ों के लिए ये ऐसा होगा जैसे आप डिजिटल दुनिया में निशान देख सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा बनाया जो मैट्रिक्स रेंज जैसा लगे। ये बाइनरी कोड बरसाता है। एक साधारण कैमरा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। आप कैमरा डेप्थ सेंसर से खुद को पिक्सल आर्ट में देख सकते हैं और आपकी हर एक हरकत वास्तव में एक निशान छोड़ जाती है। और अगर आप एक पल के लिए रुकने का फैसला करते हैं, बस खड़े हो जाइए और अपनी परछाई देखिए। ये अलग अलग दुनियाओं को उजागर करता है। ये न सिर्फ दिखाता है बल्कि आप इसे महसूस कर आनंद ले सकते हैं, और इसमें एक छुपा गहरा संदेश भी है। और आप देख सकते हैं जब आप रुक जाते हैं तो संदेश अपने आप दिख जाता है। आप देख सकते हैं कि आपकी हरकतें और चुनाव कैसे कुछ उजागर कर निशान छोड़ते हैं। वाह, असल में इसके पीछे यही है। ये प्रदर्शनी कुछ गलतफहमियों को चुनौती देने का भी एक मौका है। तकनीक में जैसे जीवन में वस्तुओं को दूसरी जिंदगी दी जा सकती है और हम खुद को फिर से खोज सकते हैं, ताकि बच्चे और बड़े दोनों इसका आनंद ले सके। मैं चीजें रिसाइकल करता हूँ, मैं चीजें ढूंढता हूँ। वो कभी एक रसोई थी, ठीक है, मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूँ जो ज्यादातर लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। मैं 3D पार्ट्स प्रिंट करता हूँ और गेम जोड़ कर बनाता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम वीडियो और यूट्यूब से प्रेरणा मिलती है। मैं बस एक आइडिया ढूंढता हूँ और उसे बना देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू होता है, मुझे लक्ष्य जरूर पता है। कभी कभी प्रोजेक्ट भटक जाता है, लेकिन मेरे पास गेम्स है और लोगों को उन्हें खेलते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अली एक्सप्रेस से सस्ती चीजें खरीदता हूँ। हाँ, मैं एआई के साथ कोड करता हूँ अधिकतर, और बस इतना ही। मैं बस गेम्स बनाता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। अविदर, एक डिजाइन छात्रा ने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में संगीत, तकनीक और धर्म को जोड़ा। मैं धार्मिक परिवार से थी, बाद में धर्मनिरपेक्ष हो गई। यहूदी धर्म का अध्ययन करते समय मुझे ताजीन में रुचि हो गई, जो बाइबल के ग्रंथों में दिखाई देने वाले चिन्ह होते हैं। ये बताते हैं कि पाठ को लय, धुन और वाक्य रचना के अनुसार कैसे पढ़ना है। मैंने तय किया कि इन्हें एक अनुभव में बदल दूंगी। हमने सभी कैंडलेशन चिन्हों को लेकर उन्हें ढोल की धुन में बदल दिया। में परिवार, फिर दृश्य पहलू के लिए मैंने कैंडिंस्की की विधि से प्रेरणा ली। वह आवाजें सुनते थे और उन्हें आकारों और रंगों के अनुभव में बदल देते थे। हमने युद्ध के समय के दौरान फेथ का पहला फ्यूचर शुरू किया था, और वो आप जानते हैं जैसे एक रोशनी थी, जहां हम बहुत सोचते हैं कि हम अपने भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर ध्यान ना दें। पहला मुख्य विषय समय था, और सभी कलाकारों के साथ हमने बात की कि हमारे लिए समय क्या है, भविष्य क्या है, अभी क्या है। शायद अभी ही भविष्य है, और इसे लेकर बहुत सारे सवाल है। और इस बार मैंने चर्चाओं और कला के लिए मुख्य विषय चुना, और वो संभावनाओं की जगह थी। हम कैसे चुनाव कर सकते हैं, और सबसे अच्छे चुनाव हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। लोगों को एक साथ लाने में मदद करना, यही दर का उद्देश्य है। मैं धर्म को सकारात्मक रूप में दिखाना चाहती थी। अभी देश में कई तरह के विभाजन हैं। ये एक पुराना विभाजन है। कुछ लोग धर्म के खिलाफ हैं या इसकी जानकारी नहीं रखते, और मैं इसे बनाना चाहती थी और अधिक सुलभ बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं ड्रम्स ज्यादा बजाती हूँ। मुझे लगा था कि मैं खुद भी बन जाऊंगी। सभी अलग अलग पहलुओं को एक साथ लाना, मेरी जिंदगी, संगीत, धर्म, आकार, वो मोशन डिजाइन जो मुझे पसंद है, और इन्हें मिलाओ। इन्हें एक सुसंगत और कार्यशील सिस्टम में मिलाओ। एआई और टेक्नोलॉजी की छवि ताजा करने और भविष्य की ओर देखने वाले नई पीढ़ी के कलाकारों को आगे लाने का तरीका।
ये प्रदर्शनी कम से कम 2 और हफ्तों तक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ तेल अवीव में होगी, तो खुद जाकर इसे देखिए। अब विषय बदलते हैं तो 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य की लागत पूरी दुनिया में 1.3 ट्रिलियन डॉलर होगी, तो 4 साल में ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। इजराइल इस संकट से निपटने के लिए एक अनूठी स्थिति में है। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ है वेलनेस विशेषज्ञ डॉक्टर अवराम गेरेर मेयर। हाँ, ये कहने में थोड़ा लंबा है। आप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और शोधकर्ता है, क्लिनिशियन, प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने वाले। आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सोशल पीटीएसडी नाम का नया प्रकार खोजा है, क्या बता सकती है ये क्या है? इसे वूका कहा जाता है। इसका पहला अक्षर अस्थिरता के लिए है। स्थिति की अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता और अत्यधिक जुड़ाव, अत्यधिक संचार, अत्यधिक संवाद। और जब से कोविड आया ये पूरी दुनिया में है और यही समझाता है कि लोग सोने के समय से भी ज्यादा थके हुए उठते हैं। वे फैसले नहीं ले पाते हैं, वे अच्छा महसूस नहीं करते, उन्हें चिंता होती है। इन तत्वों से चिंता होती है और ये पीटीएसडी का एक रूप है जो पूरी दुनिया में एक सामाजिक पीटीएसडी है। लेकिन कुछ लोगों को ये ज्यादा तीव्रता से होता है अगर चिंता ज्यादा हो, और ये मिल जाता है। यही वजह है कि सैनिक शांति की स्थिति में वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वे युद्ध के बाद एक ऐसे माहौल में लौट रहे हैं जो युद्ध का माहौल है, और यही वजह है कि आजकल पीटीएसडी का इलाज करना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके पास इलाज का तरीका है, जैसे कि आपने स्टूडियो में लाई चीजें। हमारे पास इसका इलाज करने का तरीका है। मैं इतनी जल्दी ये दावा नहीं करूंगा। हमारे पास मदद करने का तरीका है। इस समय कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे केवल एक तकनीक या एक प्रोटोकॉल से पीटीएसडी का इलाज कर सकते हैं। इसलिए हमें एक कॉकटेल बनानी होगी और संज्ञानात्मक हस्तक्षेप करना होगा। यूं कहें तो सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए, और साथ ही एक तकनीकी हस्तक्षेप भी। हम ब्रेन मैप बनाएंगे और देखेंगे कि दिमाग के हिस्सों को सही बिजली मिल रही है या नहीं, और फिर अलग अलग उपकरणों के साथ हम लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे ये वाला। आप इसे सिर के आगे और पीछे लगाते हैं और यह सामने के प्रीफ्रंटल क्षेत्र और पीछे के क्षेत्र में फोटो बायोमॉड्यूलेशन भेजता है। ये ध्वनि आधारित उपकरण है। ये बाएं और दाएं कान में अलग अलग ध्वनियां पहुंचाता है। ये बाइन्यूरल है और ये आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करता है, नियंत्रित करने के लिए। और जब लोग ऐसा करते हैं तो वे अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचते। ये पीटीएसडी के इलाज में मदद करता है। इसे हम पेट पर लगाते हैं क्योंकि तनाव और पाचन तंत्र के बीच संबंध होता है, तो हम इसे यहाँ लगाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करता है। इससे वेगस तंत्रिका सक्रिय होती है क्योंकि वेगस तंत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये यही। लेकिन जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे तुरंत और शांत हो जाते हैं। और आप पूरे इजराइल में वेलनेस क्लिनिक की एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हैं, तो हमें इसके बारे में बताइए। हाँ, इसे एजिंग वेल कहते हैं क्योंकि बुढ़ापे की समस्या जन्म से पहले शुरू हो जाती है। अगर मां को गर्भावस्था के दौरान चिंता रहती है तो चिंता के रसायनों का स्राव होगा। चिंता से जुड़े रसायन, इसका असर भविष्य की पीढ़ियों के भ्रूण तंत्रिका तंत्र पर पड़ेगा। ये चीज यहाँ की दूसरी चीज को भी शांत करने में मदद करती है। तो हम जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक की जरूरतों पर काम करते हैं क्योंकि जरूरत हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेकिन इसमें ब्रेन मैपिंग भी शामिल है जब हम दिमाग का नक्शा बनाते हैं, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित बहुत नई तकनीक है और ये बहुत मददगार है क्योंकि हम वही कर सकते हैं जो कैंसर की पहचान के लिए मैमोग्राफी के जरिए किया जाता था। कैंसर जल्दी पहचाना जा सकता है, हम मानसिक बीमारी जल्दी पहचान सकते हैं। तो हम उस तरह की अवधारणा का समर्थन कर रहे हैं। और एक देश जिसने दूसरों से पहले इसे अपनाया वो रोमानिया था। रोमानिया में हमने 1 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया है और ये बहुत सफल रहा है। तो हम रोमानिया और इजराइल के बीच सहयोग स्थापित कर रहे हैं। दिलचस्प है कि हम विश्वविद्यालयों में सहयोग करते हैं, अनुसंधान में, क्लिनिकों में।
और हमने पाया है कि वो समझौता, वो सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये देश अब्राहम समझौते में शामिल है और यूरोप के अन्य देश, यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप, जो भाग लेने में रुचि रखते हैं। तो हमें संयोग से पता चला कि इजराइल मानसिक स्वास्थ्य कूटनीति में अच्छा है। इससे हमें कई देशों के साथ काम करने में मदद मिली। हमारे पास वे समस्याएं नहीं थीं जो आज इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झेलनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि ये वेलनेस डिप्लोमेसी मध्य पूर्व में भी फैल सकती है और शायद अब्राहम समझौतों का विस्तार भी कर सकती है। मेरे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रमुख वेलनेस विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अवराम गेरार मेयर। आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साइबर दुनिया में साधारण टेक्स्ट मैसेज भी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि एआई फिशिंग घोटाले ज्यादा विश्वसनीय और लगातार हो रहे हैं। नया इजरायली टूल कुछ क्लिक में जवाब देना आसान बनाता है। रिपोर्ट में जानें। पिछले 2 सालों में फिशिंग घोटालों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट मैसेज 2500% बढ़े और दुनिया भर में 15 अरब से ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। इजराइल में, जहां नागरिक अक्सर पेचीदा घोटालों का निशाना बनते हैं, ये खतरा अब आम जिंदगी में शामिल हो गया है। 3 मुख्य देश हैं जिन पर हमला हुआ। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड। तीसरा है इजराइल, लेकिन युद्ध में ये नंबर 1 बन गया। अधिकांश हमले रूस से, चीन से या मध्य पूर्व से आ सकते हैं। अगर आप आम नागरिकों की बात कर रहे हैं, यानी आम उपभोक्ता बाजार, मुख्य हमला एसएमएस संदेश के जरिए आता है। इजराइल में औसत नागरिक हर हफ्ते ऐसे 3 संदेश पाता है। लगभग 70% लोगों को वे टेक्स्ट मैसेज, वे ईमेल, कभी कभी कॉल्स मिलती हैं। इसे खुद ग्राहकों द्वारा मंजूरी दी जा रही है और कभी कभी वे बहुत सारा पैसा खो देते हैं। यह 1 शेकल से शुरू हो सकता है और 10,000 शेकल या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है। अब इजराइल की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियों में से एक मैक्स ने साइबर सुरक्षा कंपनी साइवोर के साथ मिलकर इसका मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां कोई भी कुछ क्लिक में संदिग्ध मैसेज या ईमेल रिपोर्ट कर सकता है। तो मुझे अभी एक मैसेज मिला है, एक एसएमएस मैसेज इजरायली पोस्ट ऑफिस से। दरअसल मैंने एक पैकेज ऑर्डर किया था और इसमें लिखा है कि मुझे इसे छुड़ाने के लिए लगभग $50 का भुगतान करना होगा। उपयोगकर्ता संदिग्ध संदेश को प्लेटफॉर्म में कॉपी कर देते हैं, लिंक पर क्लिक नहीं करते। साइवर की एआई कुछ ही सेकंड में इसका विश्लेषण करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये किसी फिशिंग घोटाले का हिस्सा है। ये लोगों को धोखाधड़ी वाले संदेशों की पहचान करने में मदद करता है, इससे पहले कि वे शिकार बने। अगर कोई घोटाले का शिकार हो गया है तो तुरंत कार्रवाई जरूरी है। जितनी जल्दी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की जाए, भुगतान रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ती है। जैसे ही आपको एसएमएस मिला, आपने उसे मैक्स वेबसाइट पर डाला और मान लें वह दुर्भावनापूर्ण है, उसी समय इसे इजरायली साइबर संस्थान को ट्रांसफर किया जाता है जो ऐसे अभियानों को रोकना जानते हैं। मैक्स साइट देख सकती है कि अभी एक अभियान चल रहा है, तो वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को सतर्क कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो वे अपनी तरफ से इसे रोकने के लिए कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये एक त्रिपक्षीय व्यवस्था है जो सब कुछ अपने आप करता है और फिर से इसका इस्तेमाल करना वाकई बहुत 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 आसान है। जैसे जैसे साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल करके फिशिंग घोटालों को और भी ज्यादा विश्वसनीय बना रहे हैं, ऐसे टूल्स एक जरूरी बचाव की पहली पंक्ति बन सकते हैं। तो मैक्स वेबसाइट पर जाएं और अपने सभी संदिग्ध संदेशों को स्कैन करें। सिर्फ इजराइल से ही नहीं, बल्कि दुनिया में आप जहां भी हैं वहां से। अब एक अजीबोगरीब कहानी पर आते हैं। ये सिलिकॉन वैली के बाहर की सिलिकॉन वैली बनने वाली थी और टेक उद्यमी और पूर्व कॉइनबेस सीटीओ बालाजी श्रीनिवासन को विश्वास था कि उन्होंने मलेशिया में अपनी महत्वाकांक्षी घुमंतू शिक्षा समुदाय के लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ लिया है। लेकिन जब इजरायली अमेरिकी उद्यमी तेविल रकमानी उस टेक समुदाय में शामिल हुए तो सब कुछ बदल गया। तेविल को इजरायली नागरिकता के कारण देश छोड़ना पड़ा, जिससे प्रोजेक्ट पर विवाद हुआ और नेटवर्क स्कूल को भी स्थानांतरित करना पड़ा। आगे जाने। अब मेरे साथ इजरायली अमेरिकी यूट्यूबर नोमैड तेव जुड़े हैं। तेविल, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये अजीब कहानी है, कृपया बताएं क्या हुआ। बुलाने के लिए धन्यवाद। तो मैं एक वीडियो बनाने के लिए नेटवर्क स्कूल मलेशिया गया था। मेरी माँ इजरायली अमेरिकन है, मैं इजराइल में पैदा हुआ था, उन्होंने इजराइल में आकर बस गई। हम विमान से नेटवर्क स्कूल गए थे। मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ,
तो मैं उस समुदाय में शामिल होने के बारे में वीडियो बनाने गया था। मैं कई वीडियो बनाता हूँ। मेरा एक वीडियो ब्रुकलिन के हसीदिक समुदाय में फिल्माया गया था। जब मैंने इसे पोस्ट किया, मैं तब मलेशिया से बाहर था, लेकिन वीडियो पोस्ट करने के करीब 1-2 हफ्ते बाद किसी ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के लिए की गई मेरी एक पोस्ट पर कमेंट किया। उसने पूछा क्या मैं इजरायली हूँ। जाहिर है कि मैं इजरायली हूँ, लेकिन मेरे पास हसीदिक समुदाय से भी एक पोस्ट है जिसमें मैं हसीदिक पोशाक में हूँ। तो ये छुपाना मुश्किल था कि मैं इजरायली और यहूदी हूँ। अब इसके बाद जो हुआ वो ये था कि उन्होंने मेरी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दिए और कहा कि एक इजरायली मलेशिया में नेटवर्क स्कूल के बारे में वीडियो बना रहा है। नेटवर्क स्कूल को निशाना बनाना, एक इजरायली को निशाना बनाना। और आप देख सकते हैं कि मुझे इन लोगों से कितने सुंदर कमेंट्स मिले, बहुत ही गंदे कमेंट्स, जिसमें मुझे बाहर निकलने के लिए कहा गया। और आप जानते हैं, सियोनिस्ट यहूदी और ऐसी तमाम शानदार सुंदर बातें। और असल में इससे मलेशियाई अधिकारियों को नेटवर्क स्कूल जाना पड़ा और लोगों के पासपोर्ट चेक करने पड़े, क्योंकि मलेशिया के लोगों की तरफ से कुछ विरोध हुआ जिससे सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने वहां कोई इजरायली नहीं पाया। मेरी समझ में वहां कोई इजरायली नहीं था, लेकिन पता नहीं उन्होंने दूसरा पासपोर्ट इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि मलेशिया में प्रवेश के लिए अलग पासपोर्ट चाहिए। लेकिन इससे बालाजी, नेटवर्क स्कूल के मालिक, असल में आगे बढ़कर पूछना पड़ा। मलेशियाई सरकार के साथ किसी समझौते के लिए MOU मांगना पड़ा। संक्षेप में इसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ। बालाजी ने कहा कि वो बयान वापस लेंगे और नेटवर्क स्कूल में विस्तार के लिए $120 मिलियन निवेश करना चाहते थे, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कजाकिस्तान सरकार से नया स्थान खोलने का समझौता किया, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि वे सब कुछ वहां ले जाएंगे या नया स्थान खोलेंगे। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हाँ। और क्या बेलाजी ने खुद प्रतिक्रिया दी या नेटवर्क स्कूल ने इस बारे में कुछ कहा? मुझे उनकी ओर से सीधे तौर पर जवाब नहीं मिला, लेकिन आप उनके ट्विटर पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया पोस्ट की है, लगभग 30 मिनट की प्रतिक्रिया, और वो मूल रूप से खुद का और वहां के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, और वो प्रख्यात रूप से इजराइल समर्थक माने जाते हैं। इतना खुलकर नहीं, लेकिन उनके पास इजरायली निवेशक हैं और जानते थे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मुझे अनुमति मिली। और हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आप नए नेटवर्क स्कूल के लिए कजाकिस्तान यात्रा करेंगी ताकि उसे फिर से आजमा सके? शायद देखेंगे कैसा रहता है। मलेशिया वापस नहीं जाऊंगा, लगता है वहां लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर नेटवर्क स्कूल का बड़ा फैन था। मुझे लगा ये शानदार प्रोजेक्ट था और मुझे दुख है कि इसमें गड़बड़ी हो गई। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं हमेशा लोगों को जोड़ने और उनकी अच्छाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, राजनीति वगैरह के बावजूद। मुझे दुख है कि गड़बड़ हुई, शायद मैं कजाकिस्तान जाऊं, कौन जानता है। जुल राखमानी उर्फ नोमटेव, आप यूट्यूबर व इजरायली अमेरिकन उद्यमी हैं। अपनी कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब OpenAI इजराइल में अपनी जड़ें और गहरी कर रहा है। ChatGPT के पीछे की कंपनी इजराइल में अपना पहला स्थानीय परिचालन शुरू कर रही है। एंटरप्राइज AI की दौड़ बढ़ने के साथ कंपनी देश के मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश कर रही है, और अगला क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवा। OpenAI ने अमेरिका के बाहर अपने पहले अस्पताल साझेदार के रूप में इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर को चुना है। डॉक्टरों को ऐसे AI टूल्स दिए जा रहे हैं जो चिकित्सा का भविष्य बदलने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ChatGPT अब अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT में हेल्थ फीचर लॉन्च कर रहा है, क्योंकि हर हफ्ते 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्वास्थ्य संबंधी सवालों के लिए ChatGPT का रुख करते हैं। और अब अंत में ये देखिए, चीन में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट्स फाइटिंग लीग लॉन्च की है। MMA को भूल जाइए। शेंजेन में 32 टीमों ने एक ऑक्टागन में एक जैसे AI संचालित रोबोट्स के साथ मुकाबला किया, जिसमें $1.5 बिलियन के इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। लेकिन ये सिर्फ रोबोट्स की किक बॉक्सिंग के बारे में नहीं है। इंजीनियर्स के अनुसार हर पंच और गिरावट AI को बेहतर बनाती है, जिससे हम ऐसे घरेलू रोबोट्स के करीब पहुंचते हैं जो घर के कामों में मदद और इंसानों से भावनात्मक जुड़ाव कर सकते हैं। तो ये मजेदार होने वाला है। बस ये सुनिश्चित कर ले कि इन रोबोट्स में से कोई एक कपड़े धोते धोते आपको पीट ना दे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी होस्ट लीन प्लाचमायर हूँ।
अगले हफ्ते इनोवेशंस के नए एपिसोड्स में जुड़िए। देखने के लिए धन्यवाद और तेल अवीव से आप जहां कहीं भी हो, आपका दिन शुभ हो।